हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर हरमन शेख हूँ और ये आपका बॉम का लेक्चर है और आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसमें। और हमारे सेकंड चैप्टर का नाम है वर्क कल्चर। तो आज हमारे पास इसमें से दो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट तो वर्क कल्चर की इंट्रोडक्शन और सेकंड करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ ए हेल्थी वर्क कल्चर। तो सबसे पहले हमारे पास है भी वर्क कल्चर होता क्या है। वर्क कल्चर का मतलब है भी जहाँ पर आपने जॉब करनी है, कोई भी इंडस्ट्री है, जहाँ कोई कॉलेज है, स्कूल है, तो जहाँ पर कोई वर्कर, कोई इंजीनियर, कोई टीचर काम करता है तो उसका वर्किंग एरिया कैसा होना चाहिए। मान के चलो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल लेते हैं। आप लोग प्रोडक्शन पे लगे हो, वहाँ पर मशीन कैसी है, मशीन में कोई डेंजर तो नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, मशीन का जो फ्लोर एरिया है वो कितना है, एक मशीन से दूसरी मशीन का डिस्टेंस, और आपकी दूसरे वर्कर्स के साथ, आपके सुपरवाइज़र के साथ कैसी है, ठीक है। और दूसरी बात हम बोल सकते हैं भी आपकी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसने आपके लिए कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दे रखी है, उसे बोलेंगे हम वर्क कल्चर, ठीक है। और जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, हमारा जो फर्स्ट है उसमें एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ फॉर्म्ड टू अचीव क्रिटेन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स by bringing individuals together on a common platform and motivating them to deliver their level best। ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम है अपने गोल को, ऑब्जेक्टिव को पूरा करना। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप लेवल मैनेजर्स है वो अपने आप तो अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर नहीं सकते, उन्होंने तो प्लान्स और पॉलिसीज़ बना देनी है। तो क्या करेंगे, वो अलग अलग वर्कर को सैलरी देंगे, उनको काम पे रखेंगे, इंजीनियर को काम पे रखेंगे, सुपरवाइज़र को काम पे रखेंगे, तो उन लोगों के थ्रू अपना जो काम निकलवाएंगे, ठीक है। तो काम निकलवाने के लिए फिर वो क्या करेंगे, उनको जैसे सैलरी दी, उनको सम अदर फैसिलिटीज़ भी देनी पड़ेंगी। वर्किंग एरिया अच्छा होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, पीने का पानी अच्छा होना चाहिए, बाथरूम वगैरह का अरेंजमेंट होना चाहिए। दूसरी बात, खाने पीने के लिए कंटीन वगैरह होनी चाहिए। तो ये सब फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, तो फिर वो पूरा बनेगा वर्क कल्चर। तो कॉमन प्लेटफॉर्म पर इंडिविजुअल कौन है, इंडिविजुअल अलग अलग वर्कर है, उनको लेकर आते हैं और मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपना बेस्ट काम दे सकें अपनी जॉब को, ठीक है। सेकंड में यहाँ पर लिखा है इट इज़ एसेंशियल फॉर द एम्प्लॉयज़ टू एंजॉय एट द वर्क प्लेस फॉर देम टू डेवलप ए सेंस ऑफ लॉयल्टी टूवर्ड इट। वर्क कल्चर प्रोवाइड कर दिया हमें ऑर्गेनाइजेशन ने, लेकिन एम्प्लॉई की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी, वो अपने जो वर्किंग एरिया है उसमें जो उसके साथ वाले हैं उनके साथ अच्छे से बननी चाहिए उनकी, तो अपनी पूरी लॉयल्टी के साथ काम करने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर अच्छा वर्क कल्चर है तो वो एक इम्पॉर्टेंट रोल पैदा करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने के लिए। एम्प्लॉई क्या करते हैं, स्ट्रिक्टली रूल भी ऑबे करेंगे अगर वर्क कल्चर अच्छा है तो अगर स्ट्रिक्टली रूल ऑबे हो रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म, लॉन्ग ड्यूरेशन तक चल सकती है। नेक्स्ट, द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ऑफर ए पॉजिटिव एम्बियंस टू द एम्प्लॉयज़ for them to concentrate on their work rather than interfering in each other। और ऑर्गेनाइजेशन का भी मेन वर्क कल्चर में है भी वो एम्प्लॉयज़ को थोड़ी सी हिम्मत देती रहे, मोटिवेट भी करती रहे, ताकि जो वर्कर है अपने काम पे ध्यान दे, ना कि दूसरों की बैक बाइटिंग करे, दूसरों के वर्क में ऐसे टांग अड़ाए, ठीक है, इंटरफेरेंस ना करे दूसरों के काम में। तो नेक्स्ट हमारे पास है जैसे सम कंसेप्ट्स है। वर्क कल्चर इज ए कंसेप्ट विच डील्स इन द स्टडी ऑफ बिलीव्स, थॉट प्रोसेस, एटीट्यूड्स ऑफ द एम्प्लॉय। वर्क कल्चर डिपेंड किसके ऊपर करता है, बिलीव्स के ऊपर, थॉट प्रोसेस के ऊपर और एम्प्लॉय के एटीट्यूड के ऊपर। जो मान लो आपका मैनेजर है उसका एटीट्यूड कैसा है तो वर्क कल्चर भी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। अगर उसका एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग है, वो रूल फॉलो करने वाला, तो आप लोग भी रूल फॉलो करेंगे। आइडियोलॉजीज़ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के सिद्धांतों के ऊपर वर्क कल्चर डिपेंड करता है। और इट इज़ द वर्क कल्चर विच डिसाइड्स द वे एम्प्लॉयज़ इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। और वर्क कल्चर ही डिसाइड करता है भी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ है वो आपस में कितना मिलजुल कर रहते हैं
और ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कितने वफादार है, तो ही वो ऑर्गेनाइजेशन के काम को अच्छे से करेंगे। तो कौन डिसाइड करता है? वो एक अच्छा वर्क कल्चर ही उस चीज़ को डिसाइड करता है। तो आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक है, इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थी वर्क कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर 2 टाइप्स का हो सकता है। एक तो हो सकता है स्ट्रॉन्ग और दूसरा हो सकता है वीक। स्ट्रॉन्ग वर्क कल्चर हम किसे बोलेंगे? भी अगर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय अच्छे से रूल को फॉलो कर रहे हैं और अकॉर्डिंग टू रूल काम भी कर रहे हैं, जैसे टाइमिंग के रूल है, खाने पीने के रूल है, प्रोडक्शन के रूल है, ठीक है, जो भी रूल्स है उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग वर्क कल्चर। और अगर ऑर्गेनाइजेशंस के वर्कर रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, मर्ज़ी की टाइमिंग है आने जाने की, तो उसे बोलेंगे वीक वर्क कल्चर। जैसे आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, एन ऑर्गेनाइजेशन इज सेड टू हैव ए स्ट्रॉन्ग वर्क कल्चर when the employees follow the organization's rules and regulations and adhere to the existing guidelines। समझाइए, जैसे मैंने आपको बताया। और दूसरा, however there are certain organizations where the employees are reluctant to follow the instructions and are made to work only by strict procedure, such organizations have a weak work culture। और इसके कहने का मतलब है भी, एक तो जैसे मैंने आपको बताया भी वीक वर्क कल्चर, जहाँ पर कोई टाइमिंग नहीं है, फिक्स काम की टाइमिंग नहीं, आने जाने की टाइमिंग नहीं है, तो वो वीक वर्क कल्चर है। तो कई बार वर्क कल्चर होता है जहाँ पर बहुत से स्ट्रिक्ट रूल ही हों, और स्ट्रिक्ट रूल की वजह से कोई डर के आगे ही काम करेगा, भी डर है तो काम है, तो वो भी वीक वर्क कल्चर है। इतने डर में भी काम होगा, वो अच्छी एक्यूरेसी से नहीं होगा, प्रोडक्शन अच्छी नहीं आएगी, वर्कर ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा काम पे, तो उसे भी हम वीक वर्क कल्चर बोलते रहेंगे। लेबर टर्नओवर होता रहेगा, 10 आदमी आए, महीने बाद छोड़ गए, 10 नए ढूंढो काम के लिए, तो वो वीक वर्क कल्चर है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। इसके सम पॉइंट्स है हमारे पास। जैसे फर्स्ट है हमारे पास, ए हेल्थी वर्क कल्चर लीड्स टू सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़ एंड एन इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर अच्छा है, हेल्थी है, हेल्थी का मतलब अच्छा, मतलब हेल्थी वर्क कल्चर है, तो एम्प्लॉय भी अपने काम से सेटिस्फाई है, उसको सैलरी भी मिल रही है टाइम टू टाइम, उसे अगर कोई दिक्कत है तो छुट्टी मिल रही है, और वो उसका जो काम करने का एरिया है उस पर अच्छी हवा का प्रबंध है, रोशनी का प्रबंध है, पीने का पानी है। तो अगर ये सब फैसिलिटीज़ है एम्प्लॉय के पास, तो उस वो जो प्रोडक्शन करेगा फ्रीली माइंड करेगा, उसको कोई टेंशन नहीं होगी, तो प्रोडक्शन भी अच्छी होगी, फिर तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, इसके साथ हम बोल सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, एम्प्लॉयज़ मस्ट बी कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। मतलब भी जो एम्प्लॉय काम करेंगे एक वर्क प्लेस के ऊपर, तो एक दूसरे के साथ उनके अच्छे रिलेशन होने चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा है, वन मस्ट रिस्पेक्ट हिज फेलो वर्कर्स, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे। बैक बाइटिंग इज कंसिडरिंग स्ट्रिक्टली अनप्रोफेशनल, मतलब भाई एक दूसरे की चुगली करना वो अनप्रोफेशनल है काम के ऊपर। एंड मस्ट बी अवॉइडिंग फॉर ए हेल्थी वर्क कल्चर, तो उसे हम हेल्थी वर्क कल्चर नहीं बोल सकते। वन गेन्स नॉथिंग आउट ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड नेसेसिटी पॉलिसीज एज वर्क, मतलब जो वर्कर्स है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे हैं, काम में एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को अच्छी राय दें, ऐसे नहीं भी कोई एक दूसरे की चुगली कर रहा है, तो ऐसे भी काम अच्छे से नहीं होगा, उसे हम अच्छा वर्क कल्चर नहीं बोल सकते। तो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट है, ईच एम्प्लॉयज़ शुड बी ट्रीटेड एज वन, मतलब हर एक आदमी दूसरे के काम को भी अपना समझ के करे। अगर दूसरे आदमी को दिक्कत है तो वो जाकर उसकी हेल्प करे। अगर लेथ में दिक्कत है तो वेल्डिंग वाला भी आकर उसके साथ हेल्प कर सकता है, भी ये भी मेरा ही काम है, मेरी इंडस्ट्री है। तो जैसे इसमें लिखा है, पार्शली लीड्स टू डीमोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ एंड एवेंचुअली एन अनहेल्थी वर्क कल्चर, मतलब अगर एम्प्लॉय एक दूसरे की हेल्प नहीं कर रहे, ठीक है, तो वो डीमोटिवेटेड है, तो उसे हम अनहेल्थी वर्क कल्चर बोलेंगे। मतलब इसका कहने का है भी अपना काम समझ के करना चाहिए दूसरे का भी, अगर उसको कोई दिक्कत है, अगर वो आपसे कोई हेल्प मांगता है। तो जैसे नेक्स्ट है, एम्प्लॉय शुड बी जज्ड ओनली बाय देयर वर्क एंड नथिंग एल्स, और जो भी एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन में वो अपने काम से जाना चाहिए,
उसका जो नाम बने अपने काम से बने। जैसे कोई लेथ में परफेक्ट है तो ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी हिस्से में अगर कोई लेथ का परफेक्ट आदमी चाहिए तो पता चल जाए भी ये आदमी है भाई, ये लेथ में परफेक्ट है। वो अपने काम से नाम होना चाहिए उसका। ठीक है, जैसे हम स्कूल में देखते हैं या कॉलेज में देखते हैं अलग अलग टीचर्स होते हैं, हर एक के पास अलग अलग सब्जेक्ट है तो वो अपने काम से परफेक्ट है। नेक्स्ट है पर्सनल रिलेशनशिप शुड टेक ए बैक सीट एट दी वर्क प्लेस, डोंट फेवर एनी वन जस्ट बिकॉज ही इज़ योर रिलेटिव। भाई जो पर्सनल रिलेशन भी होने चाहिए लेकिन उसको काम के बीच में नहीं लाना चाहिए पर्सनल रिलेशंस को। ठीक है, अगर कोई टॉप लेवल मैनेजर है उसकी सुपरवाइज़र के साथ बनती है तो फिर वो तो सुपरवाइज़र की गलती नहीं निकालेगा, ये वो गलती निकाल सकता है। तो आगे चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एप्रिशिएटिंग दी टॉप परफॉर्मेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। मतलब परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग भी हम वर्कर की शाबाशी कर सकते हैं, उसको अच्छा रैंक दे सकते हैं ताकि दूसरे एम्प्लॉय भी मोटिवेट हो। जैसे यहाँ पर इसने लिखा है प्रीसिस दी एम्प्लॉयज़ टू एक्सेप्ट गुड वर्क फ्रॉम देम एवरी टाइम, गिव देम ए पैट ऑन देयर बैक। मतलब अगर कोई वर्कर अच्छा काम करता है तो उसका नाम निकल कर बाहर आना चाहिए। ये किसका काम है? मैनेजमेंट का काम है भाई। उसकी परफॉर्मेंस मंथली परफॉर्मेंस देखें या वीकली परफॉर्मेंस, जहाँ हम बोल सकते हैं ईयरली परफॉर्मेंस देखें। अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको कुछ रिवार्ड मिलना चाहिए ताकि दूसरे वर्कर भी उससे मोटिवेट होते रहें। लेट देम फील इनडिसिप्लिनेबल फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन, डोंट criticize the one who have not performed well. Instead, ask them to pull up their socks for the next time. Give them one more opportunity rather than firing them immediately. इसके कहने का मतलब है भी अगर हम किसी वर्कर की अच्छी परफॉर्मेंस देखते हैं तो ऐसा नहीं भी दूसरे वर्कर्स को काम से निकाल देना है, उन्हें भी मोटिवेट करना है भी अगर ये अच्छा रिवार्ड जा सकता है, इसकी सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है, इसको अच्छा रैंक मिल सकता है तो फिर आप क्यों नहीं ऐसा कर सकते। तो उनको भी शाबाशी देनी है भी, आप भी इस जैसे बनो, मोटिवेट करना है। ठीक है, भी ऐसा नहीं भी उनको निकाल देना है, उसको एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, 2 अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, हाँ भी ये अच्छा काम करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इनकरेज डिसीजन एट दी वर्क प्लेस। मतलब जो एम्प्लॉय काम करते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे वर्कर है, एम्प्लॉई है, उनको प्रोडक्शन का ज़्यादा पता है। जो आदमी प्लान बनाता है उससे ज़्यादा एम्प्लॉई को पता है जो काम कर रहा है उस जॉब के ऊपर। तो जो एम्प्लॉई की राय भी या उनके साथ मीटिंग करनी, उनकी राय लेनी, वो भी एक ज़रूरी पॉइंट है, एक अच्छे वर्क कल्चर की निशानी है वो। जैसे इसने लिखा है एम्प्लॉयज़ मस्ट डिस्कस इशूज़ अमंग देम सेल्फ टू रीच टू बेटर कंक्लूजन। एम्प्लॉयज़ आपस में डिस्कस कर सकते हैं, अपने सुपरवाइज़र के साथ डिस्कस कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत आती है तो। ईच वन शुड हैव लिबर्टी टू एक्सप्रेस हिज व्यू। हर एक को आज़ादी होनी चाहिए कि अपने व्यू को एक्सप्रेस करने की। द टीम लीडर एंड मैनेजर मस्ट इंटरेक्ट विद दी सबऑर्डिनेट्स फ्रीक्वेंटली। और जो टीम लीडर है, जहाँ मैनेजर है, वो इंटरेक्ट होना चाहिए, उनके जानकारी को, उनके व्यू को समझने वाला होना चाहिए कि भी ऐसा नहीं भी वो ऐसे ही बोल रहा है, उसको तो कुछ पता ही नहीं, क्योंकि वो तो ग्राउंड लेवल का है, उसने ही प्रोडक्शन करनी है, उसको पता है, उसने प्रैक्टिकल किया जॉब के ऊपर। अगर कोई जॉब की क्वालिटी अच्छी नहीं है या कोई प्रोडक्शन में दिक्कत आ रही है तो उसकी भी राय ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी इज़ एसेंशियल एट ऑल लेवल्स फॉर बेटर रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉयज़ एंड हेल्थी वर्क कल्चर। और ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी मतलब अगर कोई वर्कर ने राय दी है, मशवरा दिया है या कोई प्रोडक्शन में चेंज किया है तो ऐसा नहीं भी उसका क्रेडिट अपने आप ले जाना मैनेजर ने। ट्रांसपेरेंसी और रूल्स की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो टॉप लेवल से मैसेज आएगा फॉलोइंग वर्कर्स को भी सेम मैसेज का पता होना चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन होनी चाहिए उनके बीच। नेक्स्ट मैनिपुलेटिंग इन्फॉर्मेशन एंड डाटा टेम्परिंग इज़ ए स्ट्रिक्ट नो एट दी वर्क प्लेस। और जैसे मैंने आपको बताया भी जो प्रॉपर अगर ऊपर से कोई मैसेज आता है टॉप लेवल से तो नीचे तक प्रॉपर कम्युनिकेट होना चाहिए, प्रॉपर पहुंचना चाहिए। अगर वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम है, चाहे प्रोडक्शन में है, चाहे मशीन में है, चाहे रॉ मटेरियल में है, अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल नहीं आ रहा
तो वर्कर बोल सकता है, अपने मैनेजर को, अपने सुपरवाइज़र को बोल सकता है। ऐसा नहीं भी उसकी बात को इग्नोर करना है, मतलब एक उसकी भी राय ज़रूरी है, कहने का मतलब है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव एम्प्लॉई फ्रेंडली पॉलिसीज़ एंड पार्टिकुलर गाइडलाइंस। ऑर्गेनाइजेशन में जो पॉलिसीज़ बननी है, जो रूल्स बनने हैं, ऐसे नहीं भी वर्कर के ख़िलाफ़ होने चाहिए भी हमने वर्कर से सारा दिन काम ही निकालना है, उसको कोई छुट्टी नहीं देनी है। जैसे यहाँ पर बताया गया है, एक्सेप्टिंग एन एम्प्लॉय टू वर्क टिल लेट नाइट ऑन हिज बर्थडे इज़ सिंपली इम्प्रैक्टिकल। अगर किसी का बर्थडे है उसको पहले छुट्टी दे दो, या पहले छुट्टी दे दो, या उसको एक दिन की छुट्टी दे दो। उसकी फीलिंग्स को समझने वाले रूल होने चाहिए। ऐसा नहीं भी तुम भी हमारा ही हो गया, 1 साल के लिए हम आपको सैलरी दे रहे हैं। मतलब एक फ्रेंडली पॉलिसीज़ होनी चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी मेड टू बेनिफिट द एम्प्लॉयज़। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हैं चाहे गवर्नमेंट ने बनाए हैं, तो वो एक फ्रेंडली पॉलिसीज़ होनी चाहिए। जैसे हम आगे चैप्टर्स में डिस्कस भी करेंगे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने खुद के नहीं बना सकती, तो वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है जिसके अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं। उन्होंने एम्प्लॉय का भी ध्यान रखना है और उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन का भी ध्यान रखना है। जैसे हमारा कॉलेज है, 8 घंटे वर्किंग होता है, 9 से लेकर 4 तक। ऐसा नहीं है अभी कॉलेज सुबह 5 बजे लगेगा और 2 बजे छुट्टी हो जाएगी। जैसा नहीं है अभी 9 बजे कॉलेज लगेगा और शाम को 6 बजे छुट्टी हो जाएगी, या 11 बजे लगेगा शाम को 6 बजे छुट्टी। मतलब एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, अभी 9 से लेकर 4 तक ही लगना है। ऐसे तो फिर किसी भी टाइम हम कॉलेज जा सकते हैं। तो वो पॉलिसीज़ फ्रेंडली है। एम्प्लॉई कौन है उसमें? हम लोग एम्प्लॉई है, आपके टीचर लोग, और दूसरे जो स्टूडेंट है वो उनके एम्प्लॉई है, क्योंकि वो प्रोडक्शन है। तो स्टूडेंट को ही दिक्कत आ गई, 11 बजे कौन आएगा, 6 बजे कैसे जाएगा, किसी के गांव को बस नहीं जाएगी, किसी को खाने की प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब है भी जो पॉलिसीज़ रूल्स बनने हैं वो फ्रेंडली होने चाहिए, तो ही वर्क कल्चर अच्छा बनेगा। प्रॉपर रूल्स को सभी लोग ही फॉलो करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास, द हिटलर अप्रोच डज नॉट फिट इन द करंट सिनेरियो। जैसे पॉइंट ही हमें बता रहा है भी हिटलर अप्रोच नहीं होनी चाहिए। जैसे हिटलर था, तानाशाह राज था, तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का बॉस है वो हिटलर जैसा नहीं होना चाहिए। जैसे फर्स्ट में आप देख रहे हो, बॉस शुड बी मोर लाइक मॉनिटर टू द एम्प्लॉयज़। जो बॉस है वो अच्छे से व्यू करना जानता हो अपने एम्प्लॉयज़ को, मॉनिटर करे उनकी वर्क परफॉर्मेंस को। द टीम लीडर शुड बी ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर देयर सबऑर्डिनेट्स। और जो आप लोगों का टीम लीडर है, सुपरवाइज़र है, वो ही आपको इंस्पायर कर सकता है, आपकी जो फीडबैक है या आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको बॉस तक पहुंचा सकता है। द सुपरवाइज़र आर एक्सेप्टेड टू प्रोवाइड ए सेंस ऑफ डायरेक्शन टू द एम्प्लॉयज़ एंड गाइड देम वन एवर नीड। और जो सुपरवाइज़र है वो एम्प्लॉई को टाइम टू टाइम गाइड करता रहे, उसको ट्रेनिंग देता रहे ताकि वो अच्छा काम कर सके। अगर एम्प्लॉई अच्छा काम करेगा तो ही ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पूरे हो पाएंगे। द टीम मेंबर शुड हैव एन ईजी एक्सेस टू देयर बॉस कैबिन। और जो टीम मेंबर्स है उसके पास अप्रोच होनी चाहिए भी अगर उसको कोई दिक्कत आती है तो वो अपने बॉस के चैम्बर में, रूम में, कैबिन में जा सकता है अपनी प्रॉब्लम को लेकर। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास, प्रमोट टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ टू बाइंड द एम्प्लॉयज़ टुगेदर। और टीम बनाने की समर्था होनी चाहिए। जो टीम बनेंगे उसमें जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशन वाले होने चाहिए। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे इसने लिखा है, कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स एंड प्रेजेंटेशन टू अपग्रेड दी एग्जैक्टिंग स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। मतलब भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर वो टीम भी बनाएं, ठीक है, पहली तो बात तो भी टीम बनानी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स की। टीम बनेगी तो कोई भी वर्कर अकेला काम नहीं करेगा। अगर 5 लोगों की टीम है, 10 लोगों की टीम है, तो वो मिलकर काम करेंगे। और दूसरी बात, ऑर्गेनाइजेशन में टाइम टू टाइम एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जैसे गेम्स वगैरह भी होनी चाहिए जैसे कॉलेज स्कूल में होती है, ट्रिप वगैरह का अरेंजमेंट होना चाहिए। और वो तो रही अलग बात, ठीक है। और दूसरी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए, वर्कशॉप्स होनी चाहिए, सेमिनार्स, प्रेजेंटेशंस। किसके लिए? क्योंकि डेली अपडेट टेक्नोलॉजी आती है, तो वर्कर्स को भी उस नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, नए स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए।
उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देनी चाहिए, तो ही वो अच्छी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग कर पाएंगे। जो टाइम की ज़रूरत के हिसाब से मार्केट की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट है प्रोड्यूस कर पाएंगे। प्रिपेयर देम फॉर टफ़ टाइम, और टफ़ टाइम के लिए उनको प्रिपेयर करना चाहिए भी। अगर प्रोडक्शन फ्लेक्सिबल है, आज मार्केट की डिमांड अलग है तो कल अलग है। अगर एकदम जैसे आप देख रहे हो भी आज से 5-6 साल पहले वो कीपैड वाले मोबाइल फ़ोन आते थे, लेकिन आजकल क्या है, स्मार्टफोन है। तो एकदम प्रोडक्शन चेंज होगी ना, तो अगर कंपनीज टाइम टू टाइम ट्रेनिंग ना देती तो फिर दूसरे वर्कर तो जॉबलेस थे जो पहले कीपैड वाले फ़ोन बनाते थे। और आजकल टच का ज़माना है तो आजकल कीपैड फ़ोन आते नहीं, कल को कोई और ट्रेंड भी आ सकता है, तो फिर ये वाले वर्कर भी आउट ऑफ डेटेड हो जाएंगे, जॉबलेस होकर घर बैठ जाएंगे। नहीं, तो टफ़ टाइम के लिए उनको तैयार करना है, प्रिपेयर करना है। दे शुड बी रेडी अंडर एनी ऑड सर्कमस्टेंस और चेंज इन दी वर्क कल्चर, और वो ही उस वर्क कल्चर को चेंज कर सकते हैं अगर उनके पास टाइम टू टाइम ट्रेनिंग है। तो आपका ये आज का इतना टॉपिक समाप्त हो गया, वर्क कल्चर और इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थी वर्क कल्चर। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।